9 दिसंबर को भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें हुई और इस झड़प में दोनों ओर के सैनिक घायल हुए। 35 के करीब भारतीय सैनिक भी घायल हुए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जाती है। 2020 के जून में लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित गलवान घाटी में पहले भी इस तरह की हिंसक वारदातें हो चुकी है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद चीन के साथ व्यापार संबंधों को खत्म करने की बात उठी थी और भाजपा नेताओं ने चीनी सामान के बहिष्कार की बात करते हुए उसे राष्ट्रवाद से जोड़ा भी था। तब भाजपा के कुछ मंत्रियों ने स्वदेशी की बात की थी और भारत सरकार ने चीन के कुछ ऐप पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे। साथ ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कानून में संशोधन कर चीनी प्रत्यक्ष निवेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला, ये संसद में वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के एक जवाब से पता चलता है। 2020-21 में चीन से कुल आयात $65.21 बिलियन का था, जो 2021-22 पे बढ़कर 94.57 बिलियन पहुंच गया। यानी गलवान संघर्ष के बाद एक साल में 45% चीन से हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। तो राष्ट्रवाद के नाम पर चीनी उत्पादों की बहिष्कार की बात बेमानी लगती है, जबकि 2022 के अप्रैल से अक्टूबर तक भारत से चीन का निर्यात सिर्फ $8.77 बिलियन का ही था। इससे क्या समझा जाए, भारत ने चीनी सामान का बहिष्कार किया था या चीन ने भारतीय सामान का? अब फिर भाजपा तवांग की हिंसक घटना के बाद चीन के साथ व्यापार संबंधों को खत्म करने की मांग कर रही है। तो क्या ये महज दिखावा है? आंकड़ों को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है। सबसे दिलचस्प तो यह कि 9 दिसंबर को तवांग में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़पें हुई और संसद में 4 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी जानकारी देते हैं। वो भी तब जब कुछ अखबारों ने इस घटना को पहले ही प्रकाशित कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवालिया निशान लगाए हैं। खेड़ा ने कहा है, जब पीएम गुजरात के सीएम थे तो वहां के हर स्कूल में चीन की मैंड्रीन भाषा पढ़ाना चाहते थे। चीनी कंपनियों के साथ 45,000 करोड़ के करार किए गए थे और पीएम ने शी जिनपिंग के साथ 18 मुलाकातें की थी। इससे पहले गलवान घाटी की घटना के बाद पीएम मोदी का बयान आया था, न कोई आया था न कोई बैठा है। पीएम ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में बिना चीन का नाम लिए कहा था कि एलओसी और एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है। इसके बाद पीएम लद्दाख भी गए, पर वहां भी उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। सभी विपक्षी दल संसद में तवांग मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल इस पर खामोश है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भाजपा से सवाल किया है कि गुजरात के धोलेरा में एमएसएमई इकाइयों को जमीनें आवंटित नहीं की गई, लेकिन चीनी कंपनियों को जमीन दे दी गई। चीनी कंपनियों ने पीएम केयर्स फंड में पैसा भी दिया, लेकिन उनकी मंशा जानने की कभी कोशिश नहीं हुई, न ही उनके बारे में जानकारी दी गई। सैन्य विशेषज्ञों ने सरकार को आगाह किया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 क्षेत्रों के नाम बदल दिए हैं, एक गांव भी बसा लिया है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने उस पर चुप्पी ओढ़ रखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे पीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम अपनी छवि बचाने के लिए जनता से सच छिपाते हैं। वे सेना का मनोबल गिराते हैं और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। कांग्रेस ने चीनी कंपनियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि चीन की यूसी वेबसाइट मोबाइल कंपनी, जिसे सरकार ने देश की संप्रभुता के लिए खतरा माना, उसी कंपनी को
भाजपा ने लोकसभा चुनाव में काम दे दिया। चीन की डोंगफेंग कंपनी, जो अमेरिका यूरोप में ब्लैक लिस्टेड है, भारत सरकार ने उसे जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दे दिया। यानी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बॉर्डर स्टेट के नागरिकों का डेटा भी दे दिया गया और काम करने के लिए पैसे भी। 1 साल पहले पेंटागन के सैटेलाइट ने एक पिक्चर रिलीज की कि कैसे 101 घरों का गांव अरुणाचल में चीन ने स्थापित कर लिया है। लेकिन भारत सरकार किस मजबूरी में चुप है? जयराम रमेश ने मोदी सरकार से पूछा कि जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी तो उन्होंने कहा था कि जहां आतंकवाद हो वहां व्यापार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह पॉलिसी केवल पाकिस्तान पर लागू है, चीन पर क्यों नहीं? चीन व्यापार और घुसपैठ दोनों साथ कर रहा है। 2 देशों के बीच व्यापार का मतलब आयात और निर्यात दोनों होता है, जबकि चीन केवल अपने सामान का निर्यात कर रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चीन के साथ उसकी हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंखें करके चीन को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चीन में जाकर बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है कि मुझे यहाँ रहने का मन कर जाता है। डूब मरो, डूब मरो, मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। जब मोदी ने यह बयान दिया तो आम जनता को लगा कि जब ये पीएम बन जाएंगे तो चीन के साथ बेहद सख्ती से पेश आएंगे, पर हुआ इसका उल्टा। चीन की सीमा पर तमाम घुसपैठों के बावजूद मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को साबरमती में झूला झुलाया। चेन्नई के महाबलीपुरम में उनका भव्य स्वागत किया और कई बार मोदी स्वयं चीन भी गए। वहीं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता का मामला हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का, चीन ने हर मंच पर भारत का हमेशा विरोध किया है और पाकिस्तान का समर्थन। चाहे डोकलाम हो या गलवान या तवांग, पीएम मोदी की लाल आंखों का सामना चीन कब करेगा यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि 56 इंच की छाती वाले की आंखों पर अब भी चीन का ही चश्मा लगा हुआ है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।